हेलो स्टूडेंट्स। पिछला जो टॉपिक था उसमें हमने सरल माइक्रोस्कोप या सरल सूक्ष्मदर्शी के बारे में पढ़ा था। डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप या साधारण जो है माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ा था। सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप था। आज जो हम पढ़ेंगे वो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप या कहेंगे संयुक्त माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप सरल माइक्रोस्कोप से काफ़ी अलग होता है। देखिए, बेसिक चीज़ वही होती है, उसमें मैग्निफिकेशन का है। हमें सिर्फ बड़ा करके देखना है उसमें, और इसमें जो बेसिक स्ट्रक्चर सेम रहता है। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब नीचे की तरफ फुट होगा, ठीक है। और इसमें एक आर्म भी है, ऊपर जो है लेंस वाली जगह भी है, और स्टेज भी है, रिफ्लेक्टिंग मिरर भी है। तो ये तो बेसिक चीज़ सारी सेम है, लेकिन उससे ये अलग कैसे है? एक तो पहली बात कि ये जो है इसका मैग्निफिकेशन उससे काफ़ी ज़्यादा होता है। क्यों होता है ज़्यादा? क्योंकि इसमें दो लेंस होते हैं, एक आई पीस की तरफ लेंस होता है और एक जो है ऑब्जेक्टिव लेंस होता है। आई पीस लेंस और दूसरा ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, पहले इसकी संरचना देख लेते हैं पूरी। ठीक है, नीचे जो स्टैंड होगा, जी नीचे जो जो कि किसी सबस्ट्रेट पर रखा जाएगा वो कहलाएगा फुट। ठीक है, फुट के साथ जो है एक पिलर जुड़े होते हैं, पिलर के साथ एक आर्म जुड़ी होती है। ठीक है, और इन दोनों को जोड़ने के लिए इंक्लिनेशन स्क्रू होता है, जिससे कि क्या है कि ये आगे और पीछे थोड़ा सा झुक सकता है। माइक्रोस्कोप को आगे की तरफ और पीछे की तरफ झुका सकते हैं। ठीक है, इस इंक्लिनेशन स्क्रू की सहायता से। साथ ही साथ नीचे की तरफ जो है रिफ्लेक्टिंग मिरर होता है। रिफ्लेक्टिंग मिरर जो है, अब देखो स्टेज और रिफ्लेक्टिंग मिरर के बीच में एक एक कंडेंसर लगा होता है। ये इसमें अलग चीज़ होती है। वहाँ क्या था, सीधा स्टेज पर जो है रिफ्लेक्टिंग मिरर की रोशनी जा रही थी, जबकि यहाँ पर क्या है, रिफ्लेक्टिंग मिरर और स्टेज के बीच में क्या आ गया, एक कंडेंसर आ गया। ठीक है, डायफ्राम आ गया। इसका काम क्या है कि ये जो है जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर जा रही है, माइक्रोस्कोप पर पड़ रही है, उसके उसकी इंटेंसिटी को कंट्रोल करता है। ये जो है इसमें नोब लगी होती है डायफ्राम की। ठीक है, ये दिख रही है ना, ये नोब है। इस नोब को इधर की तरफ या उधर की तरफ घुमाकर इसका जो छेद है, पोर है, उसके डायमीटर को हम कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो क्या होगा कि जब इसके छेद कम हो जाएगा तो रोशनी जो है, लाइट है, कम जा पाएगी और थोड़ा अंधेरा रहेगा। और यदि इसको फैला देंगे तो क्या है, ज़्यादा लाइट जाएगी और ज़्यादा रोशनी दिखाई देगी। तो हम अपनी आवश्यकता के हिसाब से कि हमें डिम लाइट में देखना है या तेज लाइट में देखना है। ज़्यादा तेज लाइट में भी जो है ऑब्जेक्ट वो दिखाई नहीं देगा, और कम लाइट में भी ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देगा। तो इसलिए क्या होगा कि ये जो है कंडेंसर लाइट की इंटेंसिटी को कम कर देता है, थोड़ा रोक देता है। ठीक है, यहाँ पर इस आर्म पर दो नोब होती है, एक होती है कोरस एडजस्टमेंट, दूसरा होता है फाइन एडजस्टमेंट नोब। पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसको भी देखेंगे, डिस्कस करेंगे। देखिए, ये जो है पूरी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। आर्म के साथ एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जुड़ी होती है। इसके दो हिस्से होते हैं, एक आँख की तरफ आई पीस, और दूसरा होता है, इसको नोज पीस कहते हैं। यहाँ पर ये जो हिस्सा होता है ना, नोज पीस कहते हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव लेंस। इसमें 3 ऑब्जेक्टिव लेंस पाए जाते हैं, कईयों में 4 भी होते हैं। तो यहाँ क्या होगा कि अलग अलग मैग्निफिकेशन के ये जो है रोटेटिंग नोज होती है, यानी कि ये जो ट्यूब है, ये इसका नीचे का जो हिस्सा है ये घूम सकता है। ये तो स्थिर होती है, ये पूरा पूरा स्थिर रहेगा यहाँ तक का, लेकिन ये जो है इसको घुमा सकते हैं। घुमा कैसे सकते हैं कि जैसे ये 40x लेंस है, अब हमें 40x पे नहीं देखना, हमें कितना 10x पर देखना है। तो हम क्या करेंगे, या 20x पर देखना है तो हम ये 20x मान लेते हैं, ये 40x मान लेते हैं। तो इसको घुमाकर इधर कर दिया, ये जो है घूमकर उस तरफ चले जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है 3 लेंस पाए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस 3 होंगे, एक होगा 10x का, दूसरा होगा
20x का, तीसरा होगा 40x का। ठीक है, कईयों में 100x भी होता है, 4 लेंस भी होते हैं, ज़्यादातर जो है 3 लेंस पाए जाते हैं इसमें। तो हमें जिस हिसाब से मैग्नीफिकेशन, जैसा सेक्शन है, मान लेते हैं कि हमें सेल की स्टडी करनी है तो 40x पर देखना पड़ेगा, हमें सिर्फ टिश्यू का स्ट्रक्चर देखना है तो हम 20 या 10x पर भी इसको रख कर देख सकते हैं। ये जो होता है ऊपर वाला आई पीस का जो लेंस है वो एक ही होता है, यानी कि 10x का होगा। तो होगा क्या कि जब 10x, ये वाला 10x का है और नीचे हम यदि मान लेते हैं कि 10x का लिया हुआ है हमने, तो उस समय मैग्नीफिकेशन कितना हो गया, 10 इंटू 10, यानी कि 100 गुना मैग्नीफिकेशन हो गया। वहाँ तो क्या था, सिर्फ 10 गुना मैग्नीफिकेशन था, यहाँ क्या हो गया, 100 टाइम्स मैग्नीफिकेशन होगा। यदि 20x को रोटेट करके लाएंगे तो 200 गुना हो जाएगा, और यदि 400 को लाएंगे तो 40x को लेके आएंगे नीचे वाले को तो कितना गुना हो जाएगा, 400 गुना मैग्नीफिकेशन हो जाएगा। तो इसकी एक खास बात होती है। 100x भी इसमें पाया जाता है। 100x के कुछ भी माइक्रोस्कोप आते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जिनमें क्या होगा कि वो इतने करीब आ जाते हैं कि वो नीचे की तरफ जो है ये कवर स्लिप और स्लाइड उस पर टच करने लग जाते हैं, इतना नज़दीक रहता है वो। तो उसके लिए क्या करते हैं कि उसमें ऑयल इमर्शन लगाते हैं, दोनों के बीच में ऑयल इमर्शन लगाते हैं, फिर उसके बाद जो है उसको देखा जाता है। तो ये जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। अब इसकी बात कर रहे थे हम कि इसमें दो जो है नॉब पाई जा रही हैं, कोरस एडजस्टमेंट और एक फाइन एडजस्टमेंट। कोरस एडजस्टमेंट क्या होगा कि इस पूरी की पूरी जो है ट्यूब नली को ऊपर और नीचे मूव कराती है। तो जब हम कोई पहली बार हम देखेंगे, जैसे क्या होगा, सबसे पहले क्या करते हैं, स्लाइड को साफ़ किया, साफ़ कपड़े से साफ़ करने के बाद देख लेते हैं उसमें फिंगरप्रिंट नहीं होने चाहिए, उसको किनारे से पकड़ेंगे आप। किनारे से पकड़ने के बाद उसको यहाँ पर लगाएंगे, जैसे डिसेक्टिंग में था वैसा ही स्टेज होता है, और साथ में इसमें क्लिप होती है, क्लिप से हम होल्डर क्लिप होती हैं, वो क्लिप से जो है क्या कहते हैं, स्लाइड जो है स्थिर हो जाएगी। और हम जहाँ पर ऑब्जेक्ट है वहाँ उसके माइक्रोस्कोप के जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसके नीचे उसको ले आएंगे। तो क्या होगा कि हमें थोड़ा थोड़ा वो दिखने लगेगा। अब हमें ये पता है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, अब हमें क्या है, कोरस एडजस्टमेंट से इसको ऊपर नीचे करना है। यानी कि कोरस का मतलब होता है ज़्यादा, मतलब एक तो होता है बिल्कुल फाइन, एक होता है कोरस, कि इसमें मूवमेंट जो है इसके घुमाने से जो इस नली का मूवमेंट है वो ज़्यादा होता है। जैसे ये कहें कि ये ज़्यादा ऊपर नीचे होगी। जब हमें ऑब्जेक्ट क्लियर दिखने लग जाए, क्लियर से मतलब है कि हमें ये पता लगने लग गया है कि ये ऑब्जेक्ट है, तो हमें वहाँ पर उसको रोक देना है। रोकने के बाद क्या करेंगे हम, हमें उसकी जो है एक आभास साफ साफ दिख रहा है कि हाँ ये चीज़ है, लेकिन हमें उसकी आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन करना है। और हो सकता है कि ऊतक जो या स्लाइड है उसमें लेयर्स होती हैं, ये तो है नहीं कि एक ही लेयर में वो टिश्यू होगा, 1 2 3 4 कितनी भी लेयर का हो सकता है वो टिश्यू। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके जो है आंतरिक संरचना का स्टडी करने के लिए हमें फाइन एडजस्टमेंट से घुमाकर उसको और जो है फाइन करना पड़ेगा। उस दौरान जब ये पूरा जो है ट्यूब नहीं मूव करता है, सिर्फ ये जो लेंस है ये मूव करता है ऊपर नीचे, तो हल्का सा मतलब मिलीमीटर का भी 10वां हिस्सा जो है ऊपर नीचे होता है उस दौरान। और कोरस एडजस्टमेंट में ये ऊपर नीचे मिलीमीटर के हिसाब से होता है। तो इस तरह से जो है माइक्रोस्कोप के अंदर नीचे स्लाइड को सेट किया जाता है और फिर उसके बाद उसको अब देखा जाता है। ठीक है, हम ये चीज़ देखने के बाद रिफ्लेक्टिंग मिरर को और ये जो कंडेंसर है इसके भी जो है से भी हम उसका लाइट की इंटेंसिटी को मेंटेन कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हम जब मान लेते हैं 10x पर देख रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को, तो 10x पर वो ज़्यादा लाइट में दिखाई दे रहा है, लेकिन जब आप 20 या 40 पर जाएंगे तो वह जो है ज़्यादा तेज़ लाइट में नहीं दिखाएगा। तो इसके बाद क्या करेंगे हम,
जब हमने 40 एक्सप्रेस को, और तो इस आयरिस डायफ्राम से, उसके नॉब से उसकी लाइट को थोड़ा कम करके हम जो है ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है माइक्रोस्कोप के बारे में था। मेरे हिसाब से जो है चूंकि अब देखो क्या है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है, इंस्ट्रूमेंट हमारा सबसे इम्पोर्टेंट यही रहेगा। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तक जो है हम जो भी एनिमल, बहुत सारी स्लाइडें देखनी पड़ेंगी आपको, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको माइक्रोस्कोप को हैंडल करना आना चाहिए। हैंडल करने का मतलब है कि ऑपरेट करना आना चाहिए। ऑपरेट करने का मतलब ये है कि आप, सबसे पहला काम होता है स्लाइड। स्लाइड को जब आप पिक करेंगे, उठाएंगे, तो आपको किनारों से स्लाइड को उठाना है, बीच में से नहीं पकड़ना है। बीच में से पकड़ोगे तो जहाँ बीच में क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। बीच में जो जिस चीज़ को देखना है या जो जिसकी स्लाइड बनाई गई है, वो स्लाइड का जो है ऑब्जेक्ट बीचों बीच होता है। तो यदि हमने बीच में से पकड़ा है तो हमारे फिंगरप्रिंट लग सकते हैं, ऑयल लग सकता है, तो वो जो है ख़राब हो सकती है, स्लाइड धुंधली हो सकती है। तो हमें क्या है, हमेशा जो है उसको किनारों से पकड़ना है, साइड से पकड़ना है। साथ ही कभी भी जो है स्लाइड को किसी रफ चीज़ से नहीं आपने साफ़ करना है। हमें बहुत ही सॉफ्ट जो है कॉटन का कपड़ा हो, उससे इसको क्लीन करना है, साफ़ करके ही हमें इसमें लगाना है। रखते वक्त भी स्लाइड को ध्यान रखें, बॉक्स होता है स्लाइड का, स्लाइड बॉक्स में रखी जाती हैं वो सारी स्लाइड्स। आपने पहले भी देखी होंगी 11वीं में भी, जब आप यदि लैब में गए होंगे तो उस बॉक्स से जब आप स्लाइड को बाहर निकाल लें, तो ऐसा नहीं कि आपने टेबल पर रख दिया उसको या रफ सरफेस पे रख दिया, तो भी आपकी जो स्लाइड है वो नीचे से या उसके जो है खरोंच पड़ने का या उसको धुंधला होने का खतरा रहता है। तो हमें क्या है, एक साफ़ सरफेस होनी चाहिए, या कोई पेपर रख लें, वाइट पेपर, उस पेपर पर रख के हम जो है स्लाइड का इस्तेमाल करें। ठीक है, तो स्लाइड यूज़ करने का भी ये तरीका है। माइक्रोस्कोप में भी ये है कि यदि लेंस जो है देख लें, कई बार क्या करते हैं बच्चे जो है लेंस को टच कर करके देखते हैं, ऊपर की तरफ जो है उंगली लगा के देख लिया, इधर उंगली लगाई, उससे क्या होता है कि वो जो लेंस हैं वो भी धुंधले होने लग जाते हैं। तो इसलिए ये ध्यान रखें कि माइक्रोस्कोप को जो है कभी भी जो लेंस को कभी भी उंगली वगैरह से टच नहीं करें। ठीक है, प्रॉपर इस्तेमाल करने के बाद आप अपने जो है रैक्स हैं या जो भी आपके लैब स्टैंड है उनको आप वापस रिटर्न कर दें। ठीक है, तो ये जो है माइक्रोस्कोपी जो है इस्तेमाल करना बहुत आसान है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आपके फर्स्ट ईयर में भी माइक्रोस्कोपिक स्लाइड्स हैं बहुत सारी, सेकंड ईयर में भी हैं, थर्ड ईयर में भी, और आगे भी आप यदि कुछ करेंगे तो भी आपकी माइक्रोस्कोपी जो है सबसे अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, इसमें आपके लिए फाइल में करने के लिए काम क्या है कि आप वही इसका डायग्राम बनाएंगे और इसके डायग्राम का जो डिस्क्रिप्शन है वो दूसरी तरफ, एक जैसे पेज के एक तरफ ब्लैंक पेज होगा, खाली पेज, उस तरफ आपने डायग्राम बना दिया, बीचों बीच डायग्राम बनाना है। लेबलिंग इसी तरह से होनी चाहिए, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्रॉस हो जाए। जैसे आपने ये लिख लिया कि एक, मान लेते हैं कि ये कंडेंसर यहाँ नीचे लिख दिया और डायफ्राम ऊपर लिख दिया और फिर इसको क्रॉस करके, लाइनों को क्रॉस करके उसको दर्शा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लाइन क्रॉस नहीं होनी चाहिए और जो डायग्राम है वो बिल्कुल बीचों बीच होना चाहिए, नीचे उसका नाम होना चाहिए। ठीक है, और उसकी जो लेबलिंग है वो बराबर सीध में होनी चाहिए। कई बार क्या करते हैं अपन ऐसे तिरछा लिख देते हैं, इधर से लंबा है तो इधर से कर दिया रिफ्लेक्टिंग मिरर, टेढ़ा नहीं, पेज के पैरेलल में आप उसका जो है लाइन लिखेंगे। ठीक है, दूसरी तरफ जो है वो आप रिटर्न, इसका जो डिस्क्रिप्शन है, जो भी इसका क्या कहेंगे, उसके विस्तार से जो लिखोगे इसके बारे में, वो जो है दूसरी तरफ आएगा। राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, डायग्राम अच्छा होना चाहिए, क्योंकि फाइल के आधार पर ही आपके नंबर जो है दिए जाएंगे। ध्यान रखना, फाइल सबसे नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। वर्क तो आप करोगे ही, आपको जब क्लासेस चालू होंगी तब हम आपको वो दिखाएंगे, लेकिन आपकी फ़ाइल जो है वो आपका एक तरह से रिप्रेजेंट करती है आपके काम को। तो हमेशा जो है फ़ाइल जो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन और साफ़ सुथरी राइटिंग में और अपडेट होनी चाहिए, रेगुलर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक साथ आपने सोचा कि लास्ट में एक साथ हम जो है
एक ही दिन में या 2 दिन में या 3 दिन में फाइल कंप्लीट करके चेक करा देंगे, ऐसा नहीं। रेगुलर जो है आपको फाइल बनानी है, रेगुलर फाइल का काम करना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।